ओके, तो हमने एडवांस एपिडेमियोलॉजी मतलब हमारा आज का टारगेट है। और अपना क्या है, एपिडेमियोलॉजी पढ़ रहे थे अपन पहले, है ना। अपने क्या क्या देखा था? अपने सबसे पहले तो एम देखे थे कि क्या क्या एम है, और एम अपन ने अच्छे से पढ़े नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसमें सिर्फ साइंटिस्ट के नाम हैं, और साइंटिस्ट के नाम क्या हैं वो खुद से याद करने गए, ठीक है ना। इसमें समझने की कुछ है नहीं। फिर बेसिक्स में अपन ने देखा था रेट, रेशियो और प्रपोर्शन, वो ठीक है, वो अपन को समझ में आ गया था। उसके बाद अपन ने देखा था मीजर्स ऑफ मॉर्टेलिटी, हाँ वो अपन ने देखा था केस स्पेसिफिक डेथ रेट, और वो सारी डेथ रेट देखी थी अपन ने, मॉर्बिडिटी देख ली थी। उसके बाद हाँ वो अपन ने देखा था टाइम डिस्ट्रीब्यूशन देखा था ना। पॉइंट सोर्स होता है और मल्टीपल सोर्स, एक पॉइंट सोर्स से मल्टीपल एक्सपोजर, एक पॉइंट सोर्स से एक एक्सपोजर, मतलब सिंगल एक्सपोजर, वो सारा अपन ने देख लिया था, ठीक है। फिर अपन आए थे एनालिटिक्स पर, अपन ने बहुत अच्छे से स्टडीज़ देख ली थी। क्रॉस सेक्शनल तो ठीक है, एक बार पढ़ के भूल जानी है। केस कंट्रोल वाली हमको बहुत अच्छे से याद रखनी है। एंड कोहॉर्ट स्टडी हमने पढ़ ली थी। फिर ऑड्स रेशियो एंड एट्रिब्यूटेबल रिस्क की बात की थी, ठीक है। अब आते हैं अपन बायस एंड कन्फ्रंटिंग। क्या होता है बायस एंड कन्फ्रंटिंग? तो कोई भी एरर इन एपिडेमियोलॉजी वो रैंडम हो सकता है या सिस्टमेटिक हो सकता है। रैंडम मतलब सर ने बताया था ना, ओहो गलती हो गई यार हाँ। तो वो होता है रैंडम। रैंडम एरर, सैम्पलिंग एरर, कुछ गलत डाटा अपन ने फिल कर दिया या फिर कुछ ऐसा सा हो गया, तो उसको कहते हैं अपन रैंडम एरर। अच्छा, इसके बाद है अपने पास सिस्टमेटिक एरर। सिस्टमेटिक एरर्स को अपन बायस कह देते हैं। बायस मतलब अगेन एंड अगेन सेम मिस्टेक हो रही है। क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, उसको कैसे टैकल करना है, वही अपन को पढ़ना है। तो सबसे पहले है ऑब्जर्वर बायस। ऑब्जर्वर बायस का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल डॉक्टर क्या है, अगर डॉक्टर जज कर रहा है और किसी मरीज का ट्रीटमेंट देख रहा है अगर वो, तो वो किस में आएगा? ऑब्जर्वर बायस में। क्यों? क्योंकि अगर डॉक्टर देख रहा है उस मरीज को, तो वो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो टाइम टू टाइम दवाइयाँ ले, प्रॉपर फॉलोअप करे, और जो सही होना चाहिए वो कर रहा है। सो ऑब्जर्वर बायस, उससे एरर आ सकते हैं, ठीक है। इंटरव्यूअर बायस मतलब कि वो इंटरव्यूअर पे डिपेंड करेगा कि कौन सा बायस है। मतलब वो उसकी मर्जी है कि वो किस तरीके के क्वेश्चन पूछे। फॉर एग्जांपल अगर कोई इंटरव्यूअर लीडिंग क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, यस एंड नो, जिसका जवाब सिर्फ यस एंड नो में हो सकता है, नहीं, ऐसा नहीं है, कम पूछने चाहिए। ओके। हाँ, सो वो हो सकता है इंटरव्यूअर बायस या फिर रिकॉल बायस हो सकता है। रिकॉल बायस का मतलब क्या है? डिफरेंशियल एबिलिटी टू रिकॉल इन केस एंड कंट्रोल। मतलब ओके, मतलब रिकॉल मतलब याद आना, याद नहीं आ पा रहा है जो स्टडी कंडक्ट कर रहा है। किसी पर्टिकुलर ग्रुप में तो उसके भाई बहन रहे हैं और उसमें उसकी ज़्यादा पहचान है, तो उसको उस पर्टिकुलर ग्रुप का डाटा ज़्यादा याद है, इंस्टेड किसी और एक्सेट्रा XYZ ग्रुप जिसमें उसका एज सच इतना इंटरेस्ट नहीं है, बोल सकते हैं कि उसको उसका इतना रिकॉल नहीं आ रहा है उस चीज़ में। तो रिकॉल उसका और उसका दो ग्रुप में अपने को रिकॉल बायस बोलेंगे उसको। ओके, फिर आता है बर्गसोनियन बायस। बर्गसोनियन बायस क्या होता है? बर्गसोनियन बायस का मतलब है डिफरेंशियल हॉस्पिटल एडमिशन रेट्स। अच्छा, क्या मतलब है इसका? ऑलवेज यानी हमेशा हॉस्पिटल बायस केस कंट्रोल स्टडी के अंदर ये बर्गसोनियन बायस मिलेगा ही मिलेगा। अच्छा, क्या है बर्गसोनियन बायस? मतलब डिफरेंशियल हॉस्पिटल एडमिशन रेट्स के ऊपर है। मतलब मेरे को भी समझ में नहीं आया ये तो। ये मैंने भी वापस पढ़ा था, तो मुझे वापस पढ़ना पड़ा था लेक्चर निकाल के। मतलब केस तो मिल जाते हैं, एक ही हॉस्पिटल में कंट्रोल देख रहे हो या फिर कंट्रोल ये जो हिंदी में लाइन लिखी है वो सुन कि हाँ कंट्रोल ढूंढना मुश्किल है, एक्सीलेंट। कि केस तो मिल जाते हैं पर कंट्रोल मिलना मुश्किल है। कंट्रोल अपन कैसे ढूंढते हैं? क्योंकि अपन शुरुआत ऐसे ही करते हैं, अपन कोई भी स्टडी लेते हैं तो पहले केस लेते हैं अपन, और उस केस के अकॉर्डिंग मतलब उसकी जो एज है, उसका जो एरिया ऑफ रेसिडेंसी है, उसके जैसा सेम अपने को कोई और एरिया में सेम एज का, सेम इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और ये वो सारे फैक्टर का कंट्रोल ढूंढना पड़ता है, जिसके साथ अपन उसकी स्टडी करते हैं कि इसमें क्या हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है। तो उसको अपन बोलते हैं Bergsonian bias. So what is Bergsonian bias? Bergsonian bias is differential hospital admission rates, मतलब हॉस्पिटल बेस्ड केस कंट्रोल स्टडीज को अपन बोल सकते हैं, जिसमें अपन को केस और कंट्रोल दोनों ढूंढना है। देन आता है नेम एंड बायस। नेम एंड बायस इज बहुत वो है ये थोड़ा, मतलब डिफरेंशियल मॉर्टिलिटी पैटर्न बिटवीन ग्रुप्स।
मतलब जैसे अपन फॉर एग्जांपल स्मोकिंग से MI हो रहा है और उससे डेथ हो रही है, अगर अपन ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अपन को कैसे पता चलेगा भाई? जितने लोग को MI हो रहा है, और मान ले 100 लोग को MI हुआ, उसमें से 70 मर गए, अब बचे सिर्फ अपन कितनों को बचा पाए? सिर्फ 30 को। और उन 30 को अपन ने पूछा कि आप स्मोकिंग करते थे या नहीं करते थे, ठीक है। अच्छा, लेकिन वो जो 70 चले गए उनका अपन कुछ नहीं कह सकते कि वो स्मोकिंग करते थे या नहीं करते थे। मान लो वो 70 के 70 स्मोकिंग करते थे, या उसमें स्मोकिंग का परसेंटेज ज़्यादा हो और वो डेड हो गए, और अब अपने पास जो 30 बचे हैं, उस 30 में से सिर्फ 2 जने ने अपने कहा अपन को कि सिर्फ नहीं, हम तो मतलब हम स्मोकिंग करते थे, बाकी 28 जने नहीं करते थे। तो अपने को तो ऐसा ही लगेगा कि स्मोकिंग कम एसोसिएटेड है, जबकि जो लोग डेथ हो गई है जिनकी, उनका अपने को नहीं पता है। सो इसको हम बोलते हैं मॉर्टेलिटी, मतलब मॉर्टेलिटी पे बेस्ड बायस है, नेमेन बायस बोलते हैं इनको। व्हाट इज नेमेन बायस? डिफरेंशियल मॉर्टेलिटी पैटर्न बिटवीन ग्रुप्स। तो जो कि सर ने एग्जांपल दिया था कि स्मोकिंग विथ MI। ओके, फिर अब अपन आते हैं सर्वेलेंस बायस पे। अच्छा, सर्वेलेंस बायस का क्या मतलब है? वही सर्वेलेंस अपन करते हैं तो कितने लोग को ढूंढ पा रहे हैं अपन, ढूंढ कुछ रहे हैं, साथ में कुछ और भी मिल रहा है। नहीं, सर्वेलेंस बायस मतलब अपन कितने ढूंढ रहे हैं। मतलब सर की लाइन लिखी है मैंने, सेम टू सेम। मैंने भी लिखी है सर की लाइन। सर की लाइन लिखी है, बट द नेक्स्ट सेंटेंस इन द एग्जांपल ही गिव वो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। जो कि थी, देख इस लाइन का क्या मतलब है कि ढूंढने कुछ जा रहे, मिल कुछ रहा है, कि आप लाइक फॉर एग्जांपल आप एप्पल्स ढूंढने जा रहे हो, आपको मैंगोज ऑरेंजेस ये सब मिल रहे हैं। बट नेक्स्ट एग्जांपल सर ने दिया था कि जैसे आप डिप्रेशन और एंजाइटी पे सर्च कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो आप ढूंढने जाओगे तो आपको कई सारे लोग मिल जाएंगे जिसको डिप्रेशन एंजाइटी है। तो एग्जाम्पल उस लाइन से मैच हुआ नहीं। अरे सर ने ऐसे बोला था कि सपोज तुम जा रहे हो, तुम सोच रहे हो MI का पेशेंट है, ठीक है। MI का पेशेंट तुमने ढूंढा कि इसको बिकॉज ऑफ ओबेसिटी इसको हो रहा है MI, ठीक है। तुम ओबेसिटी के लिए लेके गए थे, तो कुछ और भी फैक्टर्स मिल गए साथ साथ पे, तुम उस पर भी रिसर्च करने लगे, तो तुम्हें स्टडी बढ़ गई क्योंकि तुम ज़्यादा सर्च कर रहे हो। तो बायस कैसे हुआ? फाइंड ज़्यादा हो गई तो तुम्हारा आई थिंक ध्यान भटक जाएगा उस चीज़ से में भी। नो, ध्यान क्यों भटकेगा? अरे सबको पता है कि हर चीज़ कितनी चीज़ों से कॉज होती है, लेकिन मैं उस चीज़ का एक ही चीज़ की उस चीज़ का इफेक्ट ढूंढने निकली ओबेसिटी का, तो भले ही स्मोकिंग से हो रहा हो, किसी से भी हो रहा, बट मेरा पॉइंट ऑफ कंसंट्रेशन तो ओबेसिटी रहेगा ना। आई शुड नॉट केयर अबाउट समथिंग एल्स। अरे देख मेरी बात सुन, इसको एक बार ऐसे देख, अपन सर्विलेंस का मतलब है अपन की एबिलिटी कितनी है ढूंढने की। तेरी अलग है, मेरी अलग है, उसकी भी अलग, ठीक है। अगर अपन तीनों को एक एक कोर्स दिया जाए तो अपन तीनों का डाटा अलग आएगा। क्यों? क्योंकि मैं मान ले 100 लोग को देख रहा हूँ, तो 1000 लोग के साथ जाके बात कर रही है। सो सर्विलेंस कितनों के पास जाके अपन वो चीज़ ढूंढ पा रहे हैं और क्या ढूंढ पा रहे हैं, बस वही है कि कौन कितना ज़्यादा सर्च कर पा रहा है। हाँ, और कितना ज़्यादा कोई कितना सर्च कर रहा है, क्योंकि हाँ वही एग्जैक्टली वही। हाँ, समझ गई ना तू? हाँ। तू भी समझ गई ना? नहीं समझी है। देख नहीं, मैं समझ गई तुम लोग क्या बोल रहे हो, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है। नहीं, ये वही चीज़ है। तो ये तो बायस होगा ना भाई। तू इस इंग्लिश की लाइन पढ़ एक बार। इंग्लिश का मेरे पास लिखी इंग्लिश नहीं की है। दिखा क्या है? The Notice factor भी- and अरे यार, their इसको कुछ surveillance set कर is यार most अच्छा सा। likely to be found in the subject. क्लास नहीं हुई? अब थोड़ा अच्छे दिख रहे हैं। पहले लाइट नहीं थी ना, इसीलिए। दिख रहा है क्या? अच्छा, इसमें तो उल्टा दिखेगा ना? हाँ, वो उसके लिए अलग हाँ कैमरा यार, आता अब है। थोड़ा ठीक दिख रहा है। अरे वाह, ठीक है, हटा। हाँ तो बोलना, इंग्लिश की लाइन बोल। The factor under surveillance is most likely to be found in the subjects. द फैक्टर, Under surveillance ओके, is most likely to be found in the subjects. मतलब जो तुम ढूंढने जा रहे हो, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस है कि तुम्हें वो मिल जाए। अगर तुम उतना ढूंढो हाँ, हाँ तो वही तो कह रहा हूँ कि जितना ढूंढोगे उतना ज़्यादा मिलेगा। अब वो डिपेंड करता है लोगों पे कि वो कितना ढूंढ रहे हैं। मैं 100 लोग को देख रहा हूँ, ये 1000 लोग को देख रही है, तो उतना मिलेगा। तुम्हें ज़्यादा केस मिलेंगे ना। नहीं, प्रोपोर्शन वही उतना ही रहेगा तुम्हारा। जैसे फॉर एग्जांपल 100 लोग हैं, नहीं है उसमें से 50 लोगों को पता है मुझे एंजाइटी और डिप्रेशन है, बाकी 50 को आइडिया नहीं। लेकिन तुम ढूंढने जाओगे, तुम उनसे क्वेश्चन करोगे, पता करोगे, तो तुम्हें लगेगा कि हाँ उसको है। तो बायस या कैसे उसके हुआ हाँ फिर? हो ये जाए। बायस का क्या मतलब है?
बायस का ये क्या मतलब? बायस का देख, मतलब है एरर। कि मैं तेरे लिए बायस्ड हूँ, हाँ, ऐसा बोलते हैं ना कि error, बायस्ड error। है इंसान। उसमें एरर, उसमें तो अच्छी बात है ना कि भाई अगर 100 में से अगर 50 को ही पता था और अपन ने 20 को और डायग्नोस कर दिया तो वो 20 तो डायग्नोस हुए ना, तो वो तो अपना स्टडी बेटर हुई ना, क्वालिटी बेटर हुई। हाँ, क्वालिटी बेटर हुई। पर स्टडी किस पे कर अपन ये थोड़ी ढूंढ रहे कितनों को डिप्रेशन है कितनों को नहीं। अपनी क्या स्टडी ये होती है ना कि किस चीज़ से क्या हो रहा है, इफेक्ट है, कॉज है, क्या है। देख, एक पहले तो तेरा एग्जांपल ये है ना कि 100,000 उसको समझ नहीं आ रहा, रुक जा तू ये बता इसको ये तो ये बता कि 100 लोगों में तूने ज़्यादा चीज़ें ढूंढने की कोशिश करी, तो तुझे ज़्यादा चीज़ें मिली, तो तेरी क्वालिटी बेटर हुई उन 100 के अंदर ही। मैंने भी 100 को देखा, इसने भी 100 को देखा, मैंने 100 को अच्छे से नहीं देखा, मैंने ज़्यादा अच्छे से देखा तो मुझे ज़्यादा अच्छी क्वालिटी ऑफ स्टडी हुई। ऐसे सोच तो उसको ज़्यादा सर्च किया, ज़्यादा फाइंड याद क्या रखना है नाम एक याद ही रखना बात। है बस। याद ये रखना है। सबसे पहले अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन पढ़ रहे हैं बायस एंड कन्फ्रंटिंग। बायस देख रहे हैं सबसे पहले। बायस का मतलब है एरर्स इन एपिडर्मोलॉजी, जो कि कौन से एरर हैं, सिस्टमिक एरर हैं जिनको हमें कुछ ना कुछ करके हटाना होता है। ठीक है, सबसे पहले अपन ने ऑब्जर्वर बायस देखा, जैसे कि डॉक्टर का एग्जांपल दिया था। फिर हमने इंटरव्यूअर बायस देखा, रिकॉल बायस देखा, हमने पर्क्सोनियन बायस देखा, फिर हमने नीमैन बायस देखा जो कि मॉर्टेलिटी वाला था, वो बहुत अच्छा लगा मुझे तो, मतलब। बाकी फिर सर्वेलेंस बायस, नाम याद कर लो, सर्वेलेंस बायस भी होता है जमा। ठीक है, ठीक है। फिर आते हैं एट्रिशन बायस के ऊपर। एट्रिशन बायस क्या होता है? लॉस टू फॉलो। ये तो अपन को पता है यार, एट्रिशन अपन ने बताया था कि 10% होना चाहिए, 10% से अगर ज़्यादा आपका एट्रिशन होता है तो आपकी स्टडी अच्छी नहीं है। एट्रिशन का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जांपल 100 लोग के साथ आप स्टडी चालू कर रहे हो, हमको पढ़ाना है तेरे को नहीं उनको उसको नहीं पढ़ाना है। भी थोड़ा सा बता दे देना, थोड़ा सा। ठीक है। ठीक है, तो मतलब 100 लोग के साथ अगर आप स्टडी चालू कर रहे हैं और आपकी स्टडी है 10 साल की, 10 साल की आप देख रहे हैं कि ओबेसिटी डीएम कितने की होती है नहीं होती, कोई भी स्टडी कर रहे हैं आप। ठीक है, 10 साल तक आपको फॉलोअप करना है। ज़रूरी नहीं है कि वो 100 के 100 लोग आपके साथ 10 साल तक टिके। तो अपना जो इसको बोलते हैं अपन एट्रिशन बायस, कि कितने लोग फॉलोअप छोड़ दिया है जिन्होंने, जो 10 साल तक आपके साथ नहीं टिक रहे हैं। तो मैक्सिमम 10% लोग होने चाहिए, यानी 100 लोग में 10 लोग ऐसा हो सके, मतलब अब 90 लोग अगर आपके साथ 10 साल तक टिक जाते हैं तो आपकी स्टडी वैलिड मानी जाएगी, वरना उसमें एट्रीब्यूटेबल बायस है। तो जैसा कि सर ने यहाँ पे लिखा है कि लॉस टू फॉलोअप कितना, लेस देन 10% इतना होना चाहिए। ठीक है, देन शुड बी लेस देन 10%। हाँ वही 10 मैक्सिमम है, 10 के ऊपर हुआ तो आपकी स्टडी अच्छी नहीं है, उस पर वो फॉर्मूला नहीं शुड लगेगा। नॉट बी लेस देन 10%। ये क्या शुड नॉट बी? पागल है क्या तू? 10 से कम नहीं होना चाहिए ना, 10 से कम होना चाहिए ना, होना चाहिए। हाँ। अच्छा 10 से कम लोग ना जाए, हाँ, ऐसा ना। हाँ वही तो ठीक है। ज़्यादा कंफ्यूज 10 से कम, 10 से ज़्यादा लोग ना जाए। हाँ वही 10 से ज़्यादा ना जाए। हाँ वही ठीक है। चल हॉथॉर्न इफेक्ट। Okay. अच्छा, हॉथॉर्न इफेक्ट क्या है इसके बाद? वही जो तूने ऑब्जर्वर बायस में बोला। एटीट्यूड वाली बात। हाँ, मतलब वही पेरेंट्स देख रहे हैं तो 2 रोटी ज़्यादा खा ली, और नहीं देख रहे हैं तो 2 ही रोटी खाई। ठीक है, वाह। रिसर्चर बायस। अच्छा, ये तीनों रिसर्चर बायस। अच्छा, पहले बात बताते हैं, हॉथॉर्न इफेक्ट देख लिया अपन ने। गोलेम बायस। गोलेम बायस क्या है कि इफेक्ट को छोड़ दिया जब तुमने ऑब्जर्वेशन छोड़ दिया। अरे इंसान इंटरेस्टेड ही नहीं रिसर्च करने में, तो उसने अच्छे से रिसर्च नहीं की, वो वाली चीज़ है। और फिर है पिग्मेलियन बायस। इंटर्न अच्छा, बहुत ज़्यादा कर इंटर्न और ईशान। हाँ यस, वेरी गुड। तो मैं पिग्मेलियन हूँ, ठीक है ना? ठीक है, मान लेते हैं। मुझे पिगविड गेम याद आ रहा है इससे। क्या याद आ रहा है? क्या था? पिगविड गेम। हाथ जोड़ रही है पिगविड क्या? पिगविड गेम जया। जया ने भी अब तो हो गया भाई तेरा। रॉन का। अरे रॉन का उल्लू, कम ऑन जया। अच्छा ओके, उसका नाम वो था क्या? They were calling it pig. They were calling a damn owl pig. ओके ए हट हटा रहे इसको। गाइस, अगर आपको पता है कमेंट्स में बताना। गिव अवे देंगे, जल दे उसको, गिव अवे देंगे हम आपको। जल पिलाएंगे। गिव अवे में क्या देंगे आपको? चल। ये बॉटल एक ओरिगेमी लुबना को ले जाओ। का बटरफ्लाई देंगे तो ये बनाएगा। नहीं। ऑरिगेमी के बटरफ्लाई तो यार बहुत अच्छे बनते हैं। अरे अभी पढ़ रहे हैं अपन, हट रहे। देख अपन क्या पढ़ रहे हैं, बायस अपन ने ये सब देख लिया। हाँ, फिर ये जो लास्ट में 3 अपन देखे, हॉथॉर्न इफेक्ट, जो कि पेरेंट्स के मतलब एज सच किसी ऑब्जर्वर के बोल सकते हैं अपन, ऑब्जर्वर बायस जैसा सही है हॉथॉर्न इफेक्ट, नाम अलग दे दिया हॉथॉर्न इफेक्ट। फिर अपने पास है गोलम बायस, कि जिस व्यक्ति को ही इंटरेस्टेड नहीं है। और फिर है अपने पास पिग्मेलियन बायस। पिग्मेलियन बायस इज व्हाट, ज़्यादा ही इंटरेस्टेड है। तो ये सब डिपेंड किस पे कर रहा है, रिसर्चर पे। सो ये है रिसर्चर बायस। ये तीनों चीज़ें क्या है, रिसर्च बेस्ड बायस। ठीक है, तीनों नहीं, दोनों
गोलेम एंड तो ऑब्जर्वर के हाँ हाँ तो ऑब्जर्वर कौन है? अरे ऑब्जर्व्ड पर्सन के ऊपर हॉथॉर्न वाला जो है वो ऑब्जर्वर की वजह से हो रहा है कि हाँ। ऑब्जर्वर गलती कर रहा है, पर अपन रिसर्च बेस की रिसर्चर गलती कर रहा है, तो वो ये दोनों ही होंगे ऑब्जर्वर रिसर्चर एक ही एक ही होते हैं, वही तो कह रहा हूँ मैं, इसलिए तो ये तीनों है Subject, रिसर्चर। जिसको ऑब्जर्व कर रहे हैं अपन। सब्जेक्ट हाँ नहीं इसमें अपन सही है, ये नहीं होता। मैं ही सही हूँ, मुझे तो पता है। नहीं मेरी बात सुन, देख हॉथॉर्न इफेक्ट का क्या मतलब है, जो एग्जांपल लिखा है वो पढ़, कि पेरेंट्स देख रहे हैं तुझे, यू टेंड टू ओपन बुक, मतलब पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो तू बुक खोल के बैठ गया पढ़ने के लिए, ठीक है। तो गलती किसकी है? एक सेकंड, चेंज एटीट्यूड अंडर ऑब्जर्वेशन, मतलब पेरेंट्स अगर देख रहे हैं तो मैं बुक खोल के बैठ रहा हूँ, गलती किसकी है? गलती पेरेंट्स की, मतलब ऐसे पेरेंट्स की गलती नहीं है। अरे गलती सब्जेक्ट की है बेसिकली। अरे सब्जेक्ट की गलती है, लेकिन वो हो किसकी वजह से रही है? रिसर्चर की वजह से। अगर रिसर्चर या ऑब्जर्वर अगर वहाँ पे बैठा है वो, तो सामने वाले के ऊपर वो इफेक्ट आ रहा है। इसलिए इन तीनों चीज़ों को रिसर्चर बायस का है, क्योंकि रिसर्चर की वजह से यानी ऑब्जर्वर की वजह से हो रही। इन तीनों को नहीं मैंने तो देखती ना, देख तूने लिखा है, लेकिन हो सकता है तूने गलत लिखा हो। ये देख, रिसर्चर बायस, गोलम दो ही है, पिग्मेलियन मैंने भी देखा है, दो ही है, ये क्या हुआ यार? तो अभी तो करेक्ट कर ले। अच्छा मेरी बात सुन, तो हॉथॉर्न को ऑब्जर्वर बायस बोल रहा है अगर, तो पहली बायस क्या है फिर? क्या बायस क्या है? फर्स्ट बायस क्या थी? ऑब्जर्वर बायस। हाँ तो सेम ही हो गई ना दोनों। सेम ही है, वो तो नाम बदल दिया है खाली। नहीं है वो सेम। इसमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर बायस में, कि डॉक्टर या फिजिशियन बायस्ड है। इसमें ये हो रहा है कि जो सब्जेक्ट है उस पे कुछ और इफेक्ट पड़ा है, जिस वजह से उसने कुछ देख, जो खतरनाक naturally topic है करता भाई ये वो वाला। नहीं किया है। तूने बोला ना पेरेंट्स की गलती है, तो पेरेंट्स ऑब्जर्वर। पेरेंट्स वाला एग्जाम्पल नहीं अच्छा नहीं लगता है, पेरेंट्स की गलती होती है हाँ कभी, सही हाँ बात यार, नहीं है, यार। तो कुछ और लेते हैं। अरे तू मेरे को इन दोनों को एक एग्जांपल से सेपरेट करके बता दे, ऑब्जर्वर बायस और ये क्या है? Researcher हॉथॉर्न bias। बायस। अच्छा रिसर्च, पहले तो ऑब्जर्वर, रिसर्चर और हॉथॉर्न तीनों अलग है। अरे मैं रिसर्चर बोला ही नहीं, मैंने बोला ऑब्जर्वर बायस और हॉथॉर्न बायस। भाई 17 मिनट की हो गई यार, जल्दी ख़त्म करो यार, पढ़ना है अपने। चल कोई बात नहीं, इसको देखते हैं अपन, ठीक है। फिर अपन आते हैं, ये हो गए कुछ बायस अपन ने पढ़े, अब आते हैं अपन थोड़ा सा कन्फाउंडिंग ओके, कन्फाउंडिंग क्या होता है? कन्फाउंडिंग associated with risk factor, associated with disease, and spurious association विद डिजीज। यानी इनडायरेक्ट है ये। हाँ स्पूरियस मतलब इनडायरेक्ट होता है। ओके गॉट इट। जो हिंदी में लिखा है ना वो सही समझ में आता है। क्या हाँ, लिखा मैं भी है? इसलिए जो लिखती थर्ड वेरिएबल है हमारा, वो है, उसका कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन हमें ऐसा लग रहा है कि उसका इफेक्ट है, या फिर उसका इफेक्ट है पर इनडायरेक्टली उसका इफेक्ट है। हाँ बोल सकते हैं। जैसे एग्जांपल कि जो कि सर ने दिया था कि कॉफ़ी ड्रिंकिंग अगर ज़्यादा है लीड्स टू हाई कैंसर ऑफ पैनक्रियास। ठीक है, ये तो होता ही है, हमें पता है। अब हम इसमें स्मोकिंग का कोरिलेशन देख रहे हैं, ठीक है। अब वो खाली देख ही रहे हैं, हो स्मोकिंग की वजह से रहा है, लेकिन कॉफ़ी का नाम अपन ने दे दिया है, क्योंकि जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो कॉफी भी पीते ही है, ऐसा बोलते हैं। हाँ तो रियल रिस्क फैक्टर कॉफी नहीं है, बट अपन एसोसिएट कर रहे हैं उस चीज़ को क्योंकि उन लोगों में वो कॉमन है। बस समझ गई ना तू, ठीक है। फिर क्या है? अल्कोहल अगर ज़्यादा है लीड्स टू हेड एंड नेक कार्सिनोमा, वही सेम एग्जांपल है यार, इसमें भी स्मोकिंग का देख रहे हैं, स्मोकिंग पॉजिटिव नेगेटिव। सो यहाँ पे नो एसोसिएशन ऑफ स्मोकिंग, यहाँ सिर्फ अल्कोहल का है। स्मोकिंग थोड़ी ठीक है यार, स्मोकिंग थोड़ी हेड एंड नेक कार्सिनोमा करेगा यार, ऐसा लिखा हुआ मैंने यहाँ पे। ओके, कंफाउंडिंग फैक्टर डिस्ट्रीब्यूट अनइक्वली इन स्टडी एंड कंट्रोल ग्रुप्स। आई अच्छा, अब मतलब कंफाउंडिंग फैक्टर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट है अनइक्वली है यार, मतलब हर स्टडी एंड कंट्रोल के अंदर इक्वल नहीं है कि अपन उसको कोई फॉर्मूला लगा के हटा दें। अनइक्वल है, इसलिए इसमें हर किसी में अपने को देखना करनी पड़ेगी इसलिए। ओके, फिर हमने कुछ एसोसिएशन, अच्छा ये तो बुक का है। अच्छा, बुक में कोई कुछ 3-4 पॉइंट्स लिख रखे हैं इस बारे में कि रैंडम एरर कांट कॉज बायस। हाँ ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब बायस को हटा देगा एक साथ, मतलब सबको तो नहीं लेकिन ऑलमोस्ट को। रैंडम एरर बेस्ट है अपना, रैंडम अगर अपन करते हैं तो बेस्ट काम होता है। ठीक है, मैचिंग, हाँ मैचिंग अपन को पता ही है,
इंडिविजुअल मैचिंग और ग्रुप मैचिंग, दो तरह की मैचिंग होती है, ठीक है। इंडिविजुअल मैचिंग का मतलब है पेयर मैचिंग, यानी स्मॉल स्टडी कर रहे हैं अपन, कंट्रोल ज़्यादा लिए हैं विद रिस्पेक्ट टू द केसेस, केस 30 हैं तो कंट्रोल 70 लिए, ठीक है अपन ने। ये है इंडिविजुअल मैचिंग, ताकि एक एक का अपन देख सकें। और ग्रुप मैचिंग का मतलब है कि केस इज टू कंट्रोल का रेशियो इक्वल है, ठीक है। ठीक है, जब खूब बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी रिसर्चेस होती है। तब, ठीक है। फिर क्या है अपने पास ब्लाइंडिंग, ये क्या, ब्लाइंडिंग तो आगे आएगा ना। ये ब्लाइंडिंग बहुत अच्छा है यार। हाँ, इजी भी है। हाँ इजी भी है। ब्लाइंडिंग क्या है, सिंगल डबल और ट्रिपल। सिंगल का मतलब है कि पार्टिसिपेंट को ही नहीं पता है क्या हो सिर्फ रहा है उसके साथ, कि क्या हो रहा है उसके साथ, वो ड्रग खा रहा है या प्लेसिबो खा रहा है उसको ही नहीं पता है। डबल का मतलब है कि पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर को भी नहीं पता है। और ट्रिपल का मतलब है कि मरीज, डॉक्टर और ऑब्जर्वर तीनों को नहीं पता है, ठीक है। तो ये होती है अपनी सबसे कॉमन वाला डबल होता है। सबसे कॉमन डबल होता है, लेकिन सबसे अच्छा ट्रिपल होता है। वो ऑब्वियसली है, सबसे ज़्यादा रैंडम ट्रिपल होगा, ठीक है। हटाइए, स्ट्रैटिफिकेशन नहीं बताया, ये वाली चीज़ जो थी थोड़ी सी, यही मुझे नहीं अच्छे से आ रही, तुम्हें वही नहीं बताया। क्या स्ट्रेटिफिकेशन, ये हाँ, अरे स्ट्रेटिफाई तो ये तो वही है भाई, वही एग्जांपल है, उसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताया क्या है ये मैं बता दूँ। कंफाउंडिंग का एग्जांपल बता रहा हूँ कि अल्कोहल अगर ज़्यादा है लीड्स टू हेड एंड नेक कार्सिनोमा, ठीक है। अब इसमें अपन थर्ड वेरिएबल डाल रहे हैं स्मोकिंग को, ठीक है, डाल दिया वहाँ। अब अपन क्या कर सकते हैं इसमें, अपन लेते हैं ऑल स्मोकर, ऑल नॉन स्मोकर। तो अपन ने किसके बेसिस पे बांटा, स्ट्रेटिफाई मतलब बांटा किसके बेसिस, थर्ड वेरिएबल के बेसिस पे, जो इनडायरेक्ट वाला था, हाँ, जो कि अपना क्या था, स्मोकिंग, उसके बेसिस पे अपन ने बांट दिया, ठीक है। अब उसके अंदर अपन देख रहे हैं हु इज डिसीज पॉजिटिव, डिसीज नेगेटिव, हु इज अल्कोहल पॉजिटिव एंड अल्कोहल नेगेटिव। तो उसमें अगर अपन को डाटा सेम सा मिलता है तो अपने को पता चल जाएगा कि भाई स्मोकिंग इज अ थर्ड वेरिएबल, वो अपना कंफाउंडिंग एरर है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ओके, ठीक है, समझ आ रही बातचीत। तो बस वही है कि स्ट्रेटिफाई यानी बांट दो किसके बेसिस पे, थर्ड वेरिएबल के, तो ही हमें पता चलेगा। अल्कोहल के बेसिस बांटेंगे कुछ पता नहीं चलेगा, दिमाग और ज़्यादा घूम जाएगा, ठीक है। ओके, फिर अपन आते हैं इफेक्ट मॉडिफायर के बेसिस पे अगर बांटेंगे तो इफेक्ट दिखेगा। हाँ, कौन है इफेक्ट मॉडिफायर, मतलब वो कर रहा है काम, मतलब वो कंफाउंडिंग नहीं है, यही हुआ ना मतलब, बस खत्म। तो व्हाट इज इफेक्ट मॉडिफायर, इफेक्ट वही कि अपन ने जो स्ट्रेटिफाई किया वो थर्ड वेरिएबल के बेसिस पे किया अपन ने स्ट्रेटिफाइड, और अपन को इफेक्ट मिला। इफेक्ट मिला मतलब वो कंफाउंडिंग एरर नहीं है, वो सही में अपना इफेक्ट है। सो बस खत्म। ओके, नाउ ट्रीटमेंट ऑफ बायस, वो सबका अपना अलग अलग है, जैसे कि यहाँ पे बताया कि सिंगल, डबल एंड ट्रिपल ब्लाइंड, जो कि अपन ने बताया मोस्ट कॉमन कौन सा है, बेस्ट कौन सा है, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ कन्फाउंडर, कन्फाउंडर के अंदर क्या करते हैं अपन, मैचिंग, नोन अननोन। हाँ, नोन मतलब मैचिंग की है, मैचिंग की है मतलब कि एज फैक्टर्स जो कि मैंने बताया था पहले, ये जो कंट्रोल अपन लाते हैं उसी एरिया के, उसी एज का, सेम इन्वायरमेंटल फैक्टर सब कंसिडर करके लाते हैं। सो उसको कहते हैं अपन मैचिंग कर रहे हैं अपन। और अननोन के अंदर क्या है, रैंडमाइज्ड है पूरा। सो रैंडमाइज्ड स्टैंडर्डाइजेशन स्ट्रैटिफिकेशन रिग्रेशन, RSSR। ये RSSR ट्रिक है या है सही में कुछ है शायद, ट्रिक है, मतलब ट्रिक है ना, हाँ ठीक है, हटा। तो फिर मतलब है वही है, रेंडमाइजेशन कर रहे हैं अपन, स्टैंडर्डाइज कर रहे हैं डाटा को, स्ट्रेटिफाई कर रहे हैं, बांट रहे हैं, एंड और रैंडमाइजेशन यूनिवर्सल है, रिग्रेशन कर रहे हैं, वो नहीं पता। स्ट्रेटिफिकेशन तो वही ना, अभी अपन देख के आए, स्ट्रेटिफाई कर। मैचिंग का भी क्या मतलब है, कंफाउंडर, नोन अननोन, एग्जांपल से बता। अरे मैचिंग अभी बताई ना मैंने कि सेम वो का सेम इन्वायरमेंटल फैक्टर, सेम एज, सेम और क्या क्या होता है, तो इसमें नोन क्या है। अरे अपना वो कंट्रोल, केस और कंट्रोल दो चीज़ें होती हैं। तो अपन क्या कर रहे हैं, कंट्रोल जितना सेम रखेंगे उतना अच्छा इफेक्ट अपन को मिलेगा। कंफाउंडर नोन है तो उसको अपन ट्रीट कैसे करेंगे, वो ये बोल रहा है। अरे तो कंफाउंडर क्या होता है, क्या होता है, कोई थर्ड वेरिएबल है, केस और कंट्रोल थोड़ी है वो। सही कह रही है यार, ये क्या हुआ। एक मिनट, पर मैचिंग तो उसमें ही होती है। मैचिंग का क्या मतलब होता है वो तो तुझे पता है ना। नहीं, वही तो बोल हाँ, तो मैचिंग का मतलब ये होता है, अच्छा ये क्या बता रहा है, मैं बता रहा हूँ। मैचिंग का मतलब ये होता है कि वी हैव अ केस, वी हैव अ कंट्रोल में हम किसको रख रहे हैं, जो उस केस के सिमिलर एज, सिमिलर एनवायरमेंटल फैक्टर, सेम जेंडर वो हो, वो अपन ने कर लिया। वी हैव अ केस, वी हैव अ कंट्रोल नाउ। अब अपन ने ये क्या किया, मैचिंग।
इसको कहते हैं मैचिंग। मैचिंग अगर अपन ने कर ली तो उसमें कौन सा कंफाउंडिंग आएगा, कौन से कंफाउंडिंग का ट्रीटमेंट है वो। सो नॉन कंफाउंडिंग का ट्रीटमेंट है मैचिंग। अननोन कंफाउंडर का ट्रीटमेंट क्या है, रेंडमाइजेशन, स्ट्रेटिफिकेशन और क्या क्या, स्टैंडर्डाइजेशन और रिग्रेशन। आ रही बात समझ में? व्हाट इज मैचिंग समझ में आया तुझे? मैचिंग समझ में आ गया ना क्या है? मैचिंग इज अ ट्रीटमेंट ऑफ व्हाट? मैचिंग इज बेसिकली जो अपन कब से कर रहे हैं, केस कंट्रोल स्टडी तो है वो, हुई वो नहीं, अपन मान रहे हैं कि अपन कर रहे हैं। हर बार ऐसा थोड़ी करते हैं। हर बार अगर मैंने 100 लोग की मैं स्टडी कर रहा हूँ, 100 केस है, 100 कंट्रोल है मेरे पास, तो हर एक की एज, हर एक का जेंडर, हर एक का थोड़ी मैच करता हूँ मैं तो ठीक है कोई भी रैंडम पीपल उठा लेता हूँ, ठीक है ना। तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ यहाँ पे कि इफ़ वी हैव अ नॉन कंफाउंडर, उसका ट्रीटमेंट है मैचिंग। क्या होगा मैचिंग में, वो अपन ने डिस्कस कर लिया। इफ़ वी हैव एन अननोन कंफाउंडर, हमने डिस्कस कर लिया, उसका ट्रीटमेंट क्या होगा, रैंडमाइजेशन, स्टैंडर्डाइजेशन, स्ट्रेटिफिकेशन, रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है? बेस्ट है वो वाला, वो मैं इसके अंदर जाने की अपन को जरूरत नहीं, ठीक है। हिल्स का भाई ये रट ले, याद कर ले, कुछ भी कर तू, ये याद होना चाहिए। हिल्स क्राइटेरिया, हिल्स क्राइटेरिया ऑफ कैजुअल एसोसिएशन। कॉजल कैजुअल है, कैजुअली लिखा है। कैजुअल है भाई। कॉजल है। अच्छा कॉजल है, कैजुअल क्या होता है? कॉजल क्या होता है? कॉज कॉज Cause. कॉज करने वाला कैजुअल क्या होगा? मैंने मैंने क्यों कैजुअल कह सोच लिया। अरे वो स्पेलिंग सेम सेम सी है ना। नहीं मतलब उस पूरे क्राइटेरिया नहीं इसने बोला था कि हाँ कैजुअली होगा, मैंने भी कैजुअली अरे लिखा हुआ मास्टर पढ़ा रहा होता तब इतना थोड़ी सोचते हैं अपन, ठीक है भाई। हिल्स क्राइटेरिया ऑफ कॉजल एसोसिएशन। अच्छा, टेम्पोरल एसोसिएशन, वी हैव स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन, वी हैव स्पेसिफिसिटी। अच्छा, और भी आगे आगे आएंगे। सबसे पहले क्या है, टेम्पोरल एसोसिएशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है यार, ये तो याद ही कर लो यार। रिस्क फैक्टर ऑलवेज, यानी हमेशा ऑब्वियसली पहले होना चाहिए डिसीज के, ऑब्वियसली, तभी तो तो ही रिस्क तो वो रिस्क फैक्टर फैक्टर है। है। हाँ सही बात है, लेकिन उसको लिखना तो पड़ेगा ना अगर ये किसी language क्राइटेरिया में, बस नहीं वही है तो बस मतलब टेम्पोरल एसोसिएशन इसको कहते हैं। हिल्स क्राइटेरिया इज वेरी इंपॉर्टेंट यार। 1 2 3 4 5 6 है। सबसे पहला है टेम्पोरल एसोसिएशन। व्हाट इज टेम्पोरल एसोसिएशन? टेम्पोरल एसोसिएशन, हाँ 6 है। टेम्पोरल एसोसिएशन का मतलब है कि रिस्क फैक्टर डिसीज के पहले ही होना चाहिए। आना चाहिए। ओके, स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन मतलब एक वैलिड एसोसिएशन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार स्मोक करा जिंदगी में तो एसोसिएट कर लिया आपने। हाँ, मतलब उसका रेगुलर एसोसिएशन अपन को मिलना चाहिए, ठीक है। फिर स्पेसिफिसिटी, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट होता है। स्पेसिफिसिटी का मतलब यह है कि वो पर्टिकुलर रिस्क फैक्टर सिर्फ वही पर्टिकुलर डिसीज कर रहा है, जो कि अपन को पता है कि फॉर एग्जांपल कि मलेरिया पैरासाइट है, वो मलेरिया ही करेगा, सिंपल, ठीक है ना। तो कॉलेरा है तो कॉलेरा ही करेगा, कॉलेरा है तो कॉलेरा ही करेगा। तो वो क्या है, वो बहुत ज़्यादा बेसिक है, वो स्पेसिफिक है। डिफिकल्ट भी है। मतलब मलेरिया का तो नहीं कह सकते अपन इतना ज़्यादा स्पेसिफिक, कॉलेरा का ज़्यादा स्पेसिफिक है। क्यों? क्योंकि मलेरिया में तो खूब सारा सेरिब्रल मलेरिया हो जाता है भाई, जरूरी थोड़ी है कि सब वही हो रहा है, ठीक है वाह। तो स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन अपन ने देख लिया, स्पेसिफिसिटी अपन ने देख लिया, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट होती है ढूंढनी। फिर अपने पास है कंसिस्टेंसी ऑफ एसोसिएशन। कंसिस्टेंसी का मतलब जो कि अपन देखते हैं डोज रिस्पॉन्स रिलेशन, कि जितना ज़्यादा रिस्क फैक्टर उतनी ज़्यादा दिक्कत। Okay, now we have biological plausibility. What is biological plausibility? मतलब biological explanation कुछ होना चाहिए उस चीज़ कि हो क्यों रहा है ऐसा। एंड कोहेरेंस ऑफ एसोसिएशन, यानी एवरी टाइम द रिस्क फैक्टर, एवरी टाइम द डिसीज, और ये होता नहीं है जनरली, ये सब मामा है। अपने को खाली याद करना है। हिल्स क्राइटेरिया 6 तरह के क्राइटेरिया होते हैं। सबसे पहला है टेम्पोरल क्राइटेरिया। टेम्पोरल क्राइटेरिया क्या मतलब है, वही रिस्क फैक्टर पहले आना चाहिए, ये सब में होना चाहिए, ठीक है। फिर आता है स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन। स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन का क्या मतलब है कि देयर इज वैलिड एसोसिएशन, मतलब जो कि इसने बताया था कि एक बार स्मोकिंग करने से नहीं होता, ठीक है वहाँ। फिर स्पेसिफिसिटी, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट है और जो कि बहुत अच्छी है, कि अगर स्पेसिफिक है, जैसे कॉलेरा का एग्जाम्पल हमने लिया था। फिर अपने है कंसिस्टेंसी ऑफ एसोसिएशन, यानी वी हैव अ डोज रिस्पॉन्स रिलेशनशिप, जितनी ज़्यादा रिस्क फैक्टर उतनी ज़्यादा डिसीज होने के चांसेस। फिर अपने पास बायोलॉजिकल पॉसिबिलिटी, कि उसका कोई बायोलॉजिकल कारण होना चाहिए। एंड फिर वी हैव कोहेरेंस ऑफ एसोसिएशन, यानी एवरी टाइम द रिस्क फैक्टर विल लीड टू डिसीज, ठीक है। अब आते हैं अपन एडवांस एपिडेमियोलॉजी, जो अपन को पढ़नी थी बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से। एक पैर हटा रहे, ठीक है। एडवांस एपिडेमियोलॉजी क्या है? हाँ, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के अंदर आती है ये। स्टडी डन ऑन स्टडी, हाँ स्टडीज़ डन ऑन स्टडीज़, वो ऐसा ही हो रहा है आजकल, तो रिसर्च पढ़ी होती है उसके ऊपर अपन रिसर्च करने लगे हैं, ठीक है ना। लूपहोल।
जैसे कि सर ने एग्जांपल दिया था कि पहले ORS आती थी, अब जिंक एसोसिएटेड ORS आती है, मतलब जिसमें जिंक भी डाल रहे हैं। तो कैसे पता चला? ऐसे रिसर्च पे रिसर्च करते हैं, उससे पता चला। ठीक है, ओके। सिस्टमिक रिव्यूज़ क्या मतलब है? प्रिलिमिनरी स्टडीज़ टू फाइंड इफेक्ट ऑन इंटरवेंशन या रिस्क फैक्टर और आउटकम, इसको सिस्टमिक रिव्यूज़ कहते हैं। मेटा एनालिसिस, यस, मेटा एनालिसिस बहुत ज़्यादा अच्छा है। क्या है इसका? स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू फाइंड द फाइनल इफेक्ट ऑफ इंटरवेंशन, रिस्क फैक्टर या ड्रग, या कोई मतलब कोई एक ड्रग अपन ले रहे हैं फॉर एग्जांपल, उसका अपन को इफेक्ट देखना है। अपन क्या कर सकते हैं? अपन मेटा एनालिसिस कर सकते हैं। मेटा एनालिसिस का क्या मतलब है? ये एक फॉरेस्ट प्लॉट है। फॉरेस्ट प्लॉट मतलब इसमें पहले के जो बने हुए प्लॉट्स हैं उन सारे प्लॉट्स को अपन ले लेंगे एंड वी हैव अ समरी मेजर, जिसको ऐसे डायमंड रोम्बस जो होता है ना, रोम्बस शेप का अपन रखते हैं, उसको मानते हैं ऐसा मतलब। तो ऐसे अभी है वह खूब सारे रिसर्चेस और उसके बीच बीच में उसका जो पीक है वहाँ पर अपना रोम्बस है। फिर अपन उन रोम्बस को देख कर, अगर अपन बहुत सारे रोम्बस भी ले ले तो क्या होता है? उसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मीडियन ऑफ मीडियन, हाँ, वही है ना ये उसका कुछ नाम था कि ना। नाम क्या था, मतलब फॉरेस्ट प्लॉट बोला तो है इसको, इस पूरे प्लॉट को फॉरेस्ट प्लॉट बोलते हैं। और उसके अंदर अपन क्या कर रहे हैं? डायमंड यानी रोम्बस जो है वो समरी है सबकी, हर एक रिसर्च की एक समरी, उस समरी मतलब उसका पीक। ठीक है, फिर हम खूब सारी रिसर्च, 100 रिसर्चेस हमने ले ली, हमारे पास 100 पीक्स हैं। अब उन पीक्स का जो पीक आ रहा है वो कर रहे हैं, उसको क्या कहेंगे? मेटा एनालिसिस कहेंगे। सो मतलब सारे साइंटिस्ट का सेट डाटा, उनकी अपन समरी निकाल रहे हैं। वी हैव अ समरी ऑफ द समरी। ठीक है, मीडियन ऑफ मीडियन जिसको सर ने बताया था। सो ये क्या है? ये है कॉम्प्लेक्स फॉरेस्ट प्लॉट, जिससे हमें क्या मिलेगा? फाइनल इफेक्ट मिलेगा। सो मेटा एनालिसिस इज ऑलवेज फॉर फाइनल इफेक्ट। जो हमें फाइनल इफेक्ट बताएगा बहुत अच्छा होता है ये, मतलब हाँ। स्टेप्स वही है सारी। स्टेप्स क्या है कि पहले रिसर्च डिफाइन करो, फिर फाइंड आउट करके कौन कौन सी रिसर्च हमें चाहिए, फिर साइज मेज़र करो कि भाई हाँ यहाँ से यहाँ तक की चाहिए, फिर उसमें एनालिटिक करो, स्टडी करो, जो तुम्हारी मर्जी है, कोहोर्ट करो या फिर केस कंट्रोल करो, फिर एक सॉफ्टवेयर लो और उसके अंदर सारी कोडिंग कर दो और फिर एनालिसिस कर लो सारे। अब तुम्हारे पास ऐसे ऐसे आ जाएंगे, रोम्बस आ जाएंगे और फिर तुम्हारे पास रिपोर्ट आ जाएगी, बस खत्म। ऑनलाइन डाटा प्रोवाइड करने वाली एक वेबसाइट का क्या नाम बताया था? कॉकरेन। इसका वो लोगो भी इम्पोर्टेंट है। वो सेम ही है ना, वही हाँ, फॉरेस्ट प्लॉट को दिख वहाँ डाल जाएगा वो दिया। तो। हाँ, कोक्रेन। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिकेशन बायस। पब्लिकेशन बायस का क्या मतलब है कि भाई कोई पब्लिकेशन बायस का मतलब है कि कोई पब्लिसिटी पर्टिकुलर आइटम की ही हो रही है। तो मतलब जैसे यहाँ पे लिखा है कि भाई कोई मैगज़ीन किसी पर्टिकुलर आइटम के बारे में ही बार बार बता रही है, तो ऐसा लगता है कि वो चीज़ ज़्यादा है, जबकि उसके अलावा चीज़ें भी हैं लेकिन हमें पब्लिसिटी नहीं दिख नहीं रही, बस अपन दिख को नहीं वो रही। तो ये पब्लिकेशन बायस होता है। तो इसमें हम फनल प्लॉट करते हैं फॉर हटाना ऑफ पब्लिकेशन बायस। अच्छा, इसका यहाँ पे क्या कोरिलेशन है? यहाँ पे ये कोरिलेशन है कि हमने 100 रिसर्चेज अगर ली हैं, 100 रिसर्चेज की हम समरी अगर ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें से 70 साइंटिस्टों ने सिर्फ कोई एक पर्टिकुलर एक ही टॉपिक के बारे में बात करी है कि भाई डीएम अगर है, डायबिटीज़ मेलाइटिस की अगर अपन बात कर रहे हैं, तो 70 लोगों ने 70 रिसर्चर्स ने सिर्फ ओबेसिटी की बात करी। मतलब वो एक मैगज़ीन, जो एग्जांपल था कि मैगज़ीन है वो सिर्फ एक पर्टिकुलर आइटम की बात कर रही है, तो वो 70 लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ओबेसिटी की बात कर रही है। तो अपन को वो 100 जो अपन रखेंगे उसमें से 70 ओबेसिटी की तरफ अपन को दिखेंगे, तो अपन को क्या लगेगा कि ओबेसिटी ज़्यादा एसोसिएटेड है डीएम के साथ, जबकि डीएम के साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें एसोसिएटेड होती हैं लेकिन हमें दिख नहीं रही। सो इट इज़ अ पब्लिकेशन बायस। किस में? रिसर्चेज में हम देख रहे हैं। किस में देख रहे हैं अपन? मेटा एनालिसिस। ठीक है, सो मजा आना। नहीं ये उठ रहे। ठीक है, ठीक है। तो चांसेस ऑफ मतलब अच्छी, कितनी अच्छी अपनी रिसर्च हो वो अपने को पता है कि सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव, वो टाइम प्लेस पर्सन वाली अपन ने देखी थी, फिर अपन ने एनालिटिक देखी, क्रॉस सेक्शनल और कोहर्ट और वो सब, फिर अपन ने एक्सपेरिमेंटल देखी जिसमें क्या था? रैंडमाइज्ड एंड नॉन रैंडमाइज्ड, और फिर अपन ने ये देख रहे हैं अपन एपिडेमियोलॉजी, एविडेंस बेस्ड वाली। मेटा एनालिसिस हमने देखा। अब इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन, भाई बहुत बड़ा है ये तो, लेवल्स। पर ये ठीक है यार, ये तो आसान है। हाँ, तू सो जा। ठीक है यार, इसको अपन वापस देखेंगे तो अपन को अच्छा लगेगा क्या ये? हाँ, मैं तो देखे थे लास्ट वाले सारे वीडियोस वापस। डाउनलोड भी डाउनलोड भी नहीं किए इसने।
सही बात है यार, 90 MB क्या है? ओ तो मैं तो सेव करके रख रही हूँ ना उन लोग आई को। वाज थिंकिंग कि मैं घर जाके वाईफाई से करूँगी पर मैं भूल गई। अच्छा क्यों? अच्छा, इसके दुख अच्छा रहा है। हाँ। चुप चुप। मैं क्यों चुप हूँ? अच्छा तो उससे कर पड़ता है, काट दूंगी उस वीडियो सब को। कुछ थोड़ी बता देंगे यार, क्या है अच्छा इंटरप्रिटेशन। कुछ सीक्रेट भी रखना होता है गाइस, बेइज्जती नहीं बतानी होती। ओके वी हैव, अब अपन क्या पढ़ रहे हैं? सारा नहीं है भाई, अभी नहीं, फट ज़्यादा से नहीं ये है। तो बिल्कुल एग्जाम्पल है ना, हाँ एकदम फट से नहीं कर, बहुत अच्छे से समझ लेना, इसके बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अच्छे से सुनना भाई तू। देख, इंटरप्रिटेशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन, मतलब एक्सपेरिमेंट तो अपन ने कर लिया ये पूरा, उसका इंटरप्रेट कैसे करेंगे अपन? पर प्रोटोकॉल एनालिसिस, यानी एक तो होता है इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस, हाँ, एक होता है इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस। इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस का मतलब है कि मैं कितनों को सही करना चाह रहा हूँ, ठीक है। और वी हैव अ प्रोटोकॉल एनालिसिस, यानी कितनों को पर किया। प्रोटोकॉल पर प्रोटोकॉल एनालिसिस यानी कितनों को किया, क्या मतलब है इसका? कि मेरे पास 200 लोग को एक पर्टिकुलर बीमारी के लिए आए, मैंने 100 लोग को मेडिकल मैनेजमेंट बताया कि ये दवाई आप लीजिए, आपका सही हो जाएगा। और बाकी 100 को हमने कहा कि भाई इसमें तो हमें सर्जरी करके उसको बाहर निकालना पड़ेगा, सर्जरी करनी पड़ेगी। अब जिनको दवाइयाँ दी थी, 100 में से 90 लोग ने ही सिर्फ दवाइयाँ ली, 10 लोग ने क्या किया, वो डाइवर्ट हो गए। उन्होंने कहा नहीं यार, हमको तो मेडिसिन नहीं जम रही है, हम तो सर्जरी कराएंगे, सर्जरी में चले गए। सर्जरी में जो 100 थे, उनमें से 25 लोग को ऐसा लगा कि यार सर्जरी तो नहीं कराते हैं, अभी दवाइयाँ लेते हैं। तो 25 जने कहाँ चले गए? मेडिकल मैनेजमेंट के अंदर चले गए। सो इंटेंशन टू ट्रीट कितना था? मेडिकल का भी 100 था, सर्जरी का भी 100 था, लेकिन हुए कितने? मेडिसिन में 10 गए और 25 आ गए, मतलब 115 जने ट्रीट हुए टोटल, ठीक है। और सर्जिकल के अंदर कितने हुए? कितने हुए भाई? 115। 85। अच्छा सॉरी ठीक है, 85 जने हो गए। तो बस ये हो गया अपना, ये बिल्कुल बेसिक 2 लाइनें हैं कि इंटेंशन टू ट्रीट एनालिसिस का क्या मतलब है और पर प्रोटोकॉल एनालिसिस का क्या मतलब है। प्रोटोकॉल एनालिसिस का क्या मतलब? कितनों को किया, कि भाई मैंने 115 जनों को किया फॉर मेडिकल मैनेजमेंट। फिर उसके बाद सर ने उसमें ही एक और चीज़ डाल दी कि उनमें से कितने जने क्योर हुए और कितने जनों का कॉम्प्लिकेशन आया। तो फॉर एग्जांपल अगर मेडिकल मैनेजमेंट में 115 जने थे, पर प्रोटोकॉल एनालिसिस मतलब कितने जने हुए उससे ट्रीट, कितना जनों ने वो किया, मतलब मेडिकल मैनेजमेंट अगर मैं देख रहा हूँ तो मेडिकल मैनेजमेंट के प्रोटोकॉल एनालिसिस में कितने जने आए? 115 जने। इंटेंशन टू ट्रीट Intention मतलब to मुझे treat 100 तो जनों को ट्रीट करना था था। और इतने हुए हैं वो इस तरीके से। हाँ, बट उस तरीके से हुए 115, बिकॉज थोड़े गए थोड़े आए तो टोटल 115 हुआ। तो 115 इज पर प्रोटोकॉल एनालिसिस। हाँ। इंटेंशन टू ट्रीट जो अपन इनिशियली कर रहे थे, अपन वही डाटा लेके चल रहे हैं, और पर प्रोटोकॉल जो अपन का अब हो गया है वो डाटा ले रहे हैं अपन। समझ गई तू? अब उसमें सर ने एक और चीज़ डाल दी कि क्योर कितने हुए और कॉम्प्लिकेशन कितने हुए। तो अगर अपन नहीं भी जाएंगे तो अपन को समझ में आ जाएगा, पर बता देते, सर ने बताया था कि भाई मेडिकल मैनेजमेंट अगर अपन देखते हैं 115 जने हमारे अपने पास, ठीक है। 115 में से 105 जने ठीक हो गए और 10 जनों को कॉम्प्लिकेशन आए। जरूरी नहीं वो 10 जने जो सर्जरी वाले आए थे वही हो, कोई भी हो सकते हैं। सो व्हाट वी हैव 10/115 कि 10 जनों को कॉम्प्लिकेशन हुए, बाय 115 अपन ने मेडिकल मैनेजमेंट दिया। तो ये कोई ऐसे बात हुई नहीं, ऐसा सच, ठीक है, वाह वाली बात है, ठीक है। हाँ, ये अपना इंपॉर्टेंट है, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस ऑड्स रेशियो विद 95% कॉन्फिडेंस लिमिट। सर ने क्वेश्चन दिया था, अपन सिर्फ एक बता रहा हूँ मैं तो लिखा भी नहीं हूँ बहुत अच्छी। क्यों? यार समझ आ गया था, उससे हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है यार, I know, आज वैसे- समझ आया, 4 साल बाद तक समझा हुआ रहेगा, किसको पता है। चल वाह, कोई बात नहीं। अच्छा, लो फैट इनटेक एक टर्म है, उसका ऑड्स रेशियो अपन को दिया है 0.4 और 95% कॉन्फिडेंस लिमिट दी है 0.01 से 1.09। होता क्या पहले तो? वही बता रहा हूँ ना, बता रहा हूँ। अच्छा, और अपन को देखना है इसमें एसोसिएशन एंड सिग्निफिकेंट, कि सिग्निफिकेंट है या नहीं है। अच्छा, क्या समझ में आ रहा है इससे? एसोसिएशन का मतलब क्या है? एसोसिएशन का मतलब वी हैव अ ऑड्स रेशियो ऑफ मोर देन 1। व्हाट इज ऑड्स रेशियो? हम पढ़ के आए। ऑड्स रेशियो क्या होता है? ऑड्स रेशियो इज लॉजिकल अपन इलॉजिकल। लॉजिकल पढ़ गया अपन। अगर लॉजिकल ज़्यादा है, लॉजिकल अगर ज़्यादा है तो ऑड्स रेशियो 1 से ज़्यादा होगा, ठीक है, ये तो क्लियर है।
अच्छा, अगर ऑड्स रेशियो 1 से ज़्यादा है यानी लॉजिकल ज़्यादा है, यानी कि रिस्क फैक्टर है और डिसीज़ के चांसेस ज़्यादा हैं। समझ में आ रही बातचीत? तो अपन को क्या पता चला कि देयर इज़ अ पॉजिटिव एसोसिएशन फॉर दैट रिस्क फैक्टर टुवर्ड दैट डिसीज़। सो अगर ऑड्स रेशियो मेरा 1 से ज़्यादा है तो वी हैव अ पॉजिटिव एसोसिएशन, खत्म बात। ठीक है, ओके। सिग्निफिकेंट हमने देखा था, वैसे तो आगे जाके देखेंगे बायोस्टेट में बहुत अच्छे से पता चलेगा अपने को। व्हाट इज़ कॉन्फिडेंस लिमिट? कॉन्फिडेंशियल लिमिट इज़ 95% अपन मान के चलते हैं। उसकी पी वैल्यू होती है 0.05। ठीक है, तो कोई भी काम सिग्निफिकेंट कब है? जब वो या तो 1 से कम है या 1 से ज़्यादा है। क्यों ऐसा हुआ? क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि 0.04 जो मैंने 0.05 जो मैंने पी वैल्यू बताई, कहाँ की बताई? 95% कॉन्फिडेंस लिमिट वाले एरिया पे बताई, और वहाँ पर हमारा जो सिग्निफिकेंट होता है वो कितना होता है? 1। यानी इसका क्या मतलब है? समझ नहीं आ रहा है मेरे को। क्योंकि ये बायोस्टेट जब तू पढ़ेगी ना तब तुझे बहुत अच्छे तो से, ये अभी क्यों बोल रहा है फिर इसको? क्योंकि क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूँ ना, समझा रहा हूँ तुझे समझ में आ जाएगा, लोड मत ले। अच्छा, सिग्निफिकेंट का मतलब क्या है? सिग्निफिकेंट का मतलब है कि इफ़ वी आर कंडक्टिंग अ स्टडी, ठीक है, अगर मैं स्टडी कर रहा हूँ एक ड्रग को लेके कि अपने जो बीपी होती है वो नॉर्मल रेंज में ला पा रही है या नहीं ला पा रही है, ठीक है। अब अगर वो ड्रग मेरे पेशेंट की बीपी 150 थी, ठीक है, 150 से घटा के 135 पे ले आई, 136 पे ले आई, ठीक है। अब वो विद इन नॉर्मल लिमिट आ गया, ठीक है। तो इफेक्ट ऑब्जर्व हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। सो वो एक नॉन सिग्निफिकेंट है। क्यों नहीं हुआ इफेक्ट ऑब्जर्व? क्योंकि वो तो पहले वाली भी दवाइयाँ कर रही थी, जो पहले अपने पास पड़ी हुई है, जो रिसर्चेस अपने पास हो रखी है, वो पहले भी कर रही थी। 150 से 136 पे ला पा रही थी। तो तुमने क्या उखाड़ लिया? ये मजे ले ली। तुमने क्या उखाड़ लिया? तुमने कुछ नया नहीं किया है। सो दिस डाटा इज़ ए नॉन सिग्निफिकेंट। इसमें तुम्हारी कॉन्फिडेंस लिमिट विद इन 95% का डाटा, जो कि बेसिक है, जो होना चाहिए, जो अपन ये कर्व पढ़ेंगे ऐसा वाला, अपन इसमें देखेंगे कि जो यहाँ पे अपन ने मान ले 100 से 140 अगर अपन ने वो मानी है रेंज, ठीक है, तो 136 अपना आंसर आया, तो वो विद इन द रेंज है, विद इन द नॉर्मल रेंज है। इसका मतलब क्या है? वो सिग्निफिकेंट नहीं है वो दवाई। अच्छा, इसका उल्टा सुन तो तुझे अच्छे से क्लिक करेगा। अगर मैंने कोई दवाई दी और वो 150 से सिर्फ 142 तक ही ला पाई, सो वो हमारी रिसर्च जो होगी वो सिग्निफिकेंट होगी। क्यों? क्योंकि हमें पता चला कि ये दवाई नहीं देनी है, क्योंकि ये दवाई उतना काम नहीं कर पा रही है। तो ये दवाई उस जो अपने 95% कॉन्फिडेंस लिमिट है अपनी, उसके अंदर नहीं ला पा रही है पेशेंट को, उसके बाहर ही है पेशेंट, मतलब पेशेंट अभी भी खतरे में है। सो दिस स्टडी सिग्निफिकेंट स्टडी, वो बता रही है कि ये दवाई तुमको नहीं देनी है। तो ये अच्छी सिग्निफिकेंट स्टडी है। बाकी तो बायोस्टेट पढ़ेगी तो बहुत अच्छे से पढ़ाया सर ने, जो वो तो पढ़ेगी ना स्टैंडर्ड डेविएशन कर्व, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो क्या समझ में आया अपन को कि अगर अपना ठीक है चलो, तो अब यहाँ पे अपन लो फैट इंटेक पे थे। लो फैट इंटेक पे अपन ने देखा ऑड्स रेशियो 0.4 का मतलब क्या हुआ? जैसा कि मैंने बताया था कि ऑड्स रेशियो कम है। कम है का क्या मतलब हुआ? कि इलॉजिकल थिंग्स ज़्यादा है। इलॉजिकल थिंग्स ज़्यादा है का क्या मतलब हुआ? नेगेटिव एसोसिएशन। हाँ, खत्म हो गई बात, एक चीज़ क्लियर हो गई। अच्छा, दूसरा, इसका जो कॉन्फिडेंस लिमिट का जो एरिया था वो था 0.01 से लेके 1.09। अच्छा, अपन को देखना है इस रेंज के अंदर 1 आ रहा है क्या? अगर आ रहा है तो ठीक है, वरना अगर आ रहा है तो ये नॉन सिग्निफिकेंट है। अच्छा, क्यों हुआ ऐसा? जैसा कि मैंने बताया था कि जो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन कर्व होता है उसमें 0.05 जो पी वैल्यू होती है, जो 95% कॉन्फिडेंस लिमिट है, वहाँ पर 1 की क्या वैल्यू होती है? या वहाँ पर सिग्निफिकेंसी क्या होती है? 1 होती है। ठीक है, 1 होती है। इसका क्या मतलब हुआ? 1 का मतलब यह है कि उस दवाई का कोई मतलब नहीं, वो काम हमारी पुरानी दवाई भी कर रही थी, नहीं भी कर रही है, नहीं भी कर रही है, तो नॉन सिग्निफिकेंट काम है। अगर वो उससे कम भी होता तो भी, मतलब अगर 0.09 भी अगर होती वैल्यू तो भी अपन को पता चलता कि कम है, और 1.1 होती तो भी अपन को पता चलता कि इतने लिए ज़्यादा हेल्पफुल है। होता वो So चीज़। odds ratio is basically that peak value, नहीं? ऑड्स रेशियो की बात ही नहीं कर रहे अपन, और तो चीज़ों यहाँ पर 95% वाली की हाँ, बात कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लिमिट की बात कर रहे हैं। अरे ऑड्स रेशियो तुझे समझ में आया? ये बता पहले। हाँ बहुत अच्छे से आ गया। हाँ हाँ, इसको छोड़ दे।
ये जब तू बायोस्टैट पढ़ेगी ना तुझे ऐसा क्लिक करेगा इधर एकदम ऐसा खर्च करके, मैंने पढ़ ली ना इसलिए मुझे समझ में आ गया कि सिग्निफिकेंस क्या होती है। और तुझे ऐसे तो मतलब 70% तो समझ में आ ही गया होगा कि हाँ भाई मैं क्या कह रहा हूँ। बाकी तो बोले तो अभी पूरा समझाऊंगा तो वो फिर बायोस्टैट ही हो जाएगी, मतलब नहीं होगा कुछ। चलिए ठीक है, फिर अपने पास क्या आता है, हाँ बस फिर अब थोड़ा सा कुछ एग्जांपल। 45 मिनट्स हो गए बाप रे। ओके, नो नीड टू ट्रीट स्लैश हार्म। एंड नो नीड टू हार्म, हम्म, एक ही बात। वही जो मैंने एग्जांपल दिया था वही है यहाँ पे। मतलब क्वेश्चन लिखा है, मेरे को पता था कि मैं ये भूल जाऊंगी इसलिए मैंने लिखा। उससे ही सॉल्व होगा ये। हम्म, हाँ, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि वी हैव अ न्यू ट्रीटमेंट है जो कि क्या है, 26 ट्रीटमेंट फेल इन 130%। मतलब हमारे पास कोई एक बीमारी है, उसका एक नया ट्रीटमेंट हमने खोजा है जो हमारी टेस्ट ट्रीटमेंट है वो, ठीक है, जिसको अपन टेस्ट करना चाह रहे हैं। और उसको अपन ने आजमाया 130 लोगों पे, जिसमें से 26 लोगों पे वो ट्रीटमेंट फेल हो गया। ठीक, जो पुराना हमारा जो ओरिजिनल स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट चल रहा था तो 36 लोगों पे फेल हुआ इन 120 पीपल्स। 120 पे ट्राई किया हमने और 36 लोगों पे वो फेल हुआ। तो ऑब्वियसली नया वाला अच्छा है, ठीक है, वो तो पता चल गया। लेकिन व्हाट इज़ अ रिस्क रिडक्शन? अब रिस्क रिडक्शन क्या होता है? रिस्क रिडक्शन का क्या मतलब है कि कितना रिस्क हमने कम किया, कितना रिस्क हमने कम किया। तो अपन क्या करते हैं, अगर बनिया दिमाग लगाए अपन क्या कर सकते हैं, 100 लोग ले लेते हैं दोनों तरफ। 100 लोग में अपन देखते हैं कि कितने ट्रीटमेंट कम हो, या फिर या जो सर ने ये फार्मूला वगैरह बताया यूनिटरी मेथड, इससे भी कर ही सकते हैं। तो क्या पता चल जाएगा कि भाई परसेंटेज पता चल जाएगा कि इतने परसेंटेज लोग हुए हैं, उनको माइनस कर देंगे अपन, तो अपने को पता चल जाएगा कि कितने रिस्क रिडक्शन कितना है। अब जब रिस्क रिडक्शन पता चल जाएगा तो नंबर ऑफ पीपल नीडेड टू ट्रीट, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि पुराने ट्रीटमेंट से जितने लोग ट्रीट हो रहे थे और अब नए से जितने ट्रीट हो रहे हैं, तो मैं कितने ज़्यादा लोगों को ट्रीट कर पा रहा हूँ नए से। समझ रही बात को? तो वही जो परसेंटेज अपना आएगा इनटू अपना डाटा कर देंगे, जो डाटा अपन को दिया होगा, तो अपने को पता चल जाएगा। अगर यहाँ पर 100 मान के चल रहे हैं तो 10 आ गया। समझ रही बात को? बस ख़त्म, ये बहुत वैसा सा है। हाँ, लेकिन ये सर्जिकल ट्रायल में नहीं हो सकता, क्योंकि सर्जरी में अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक होती है तो वो वही जो सर की देख, मैंने लिखा भी है यहाँ पे, आगे आएगा वो। मैंने यहाँ लिखा भी है, दिख रहा है क्या इसको? नहीं दिखेगा, ये देख रहे हैं, तो छोटी राइटिंग है तेरी। ओहो गलती हो गई। भाई सर के सेम यही एक्सप्रेशन। ओहो गलती हो गई। हाँ ओके, बाकी ठीक है यार, स्टैंडर्डाइजेशन इम्प्रूव करो, बायोलॉजिकल टाइमिंग, ये सब फालतू उसी बातें हैं। ऑपरेशन रिसर्च में क्या है, वही टीवी, हाँ, और ये ऑपरेशन रिसर्च जो बड़े हम अपने प्रोग्राम होते हैं, जो NVBDCP, जो NTP, RNTCP, वो सब चलते थे ना अपने, तो उसमें ये ऑपरेशन रिसर्च होती है, जो बड़े हेल्थ सिस्टम रिसर्च होती है उसमें होती है। तो एक नाम पता होना चाहिए, ऑपरेशन रिसर्च, जो कि किस लिए होता है, बड़े प्रोग्राम्स के लिए होता है। ठीक है, और भाई ये गाइडलाइन तो मैं याद नहीं कर रहा, लास्ट में पढ़ेंगे इसको। मल्टी फैक्टोरियल स्टडी डिज़ाइन, क्रॉसओवर स्टडी डिज़ाइन। अच्छा, क्रॉसओवर, 100 को दी और फिर इधर उधर कर दी। प्लेसिबो ड्रग, ताकि दोनों तरफ अच्छे से बना रहे। क्या मतलब है इसका? मतलब अगर हमने 100 लोग को ड्रग चला रही है, 100 लोग को प्लेसिबो चला रखा है, 15 दिन हमने चलाया, फिर हमने क्या किया, 2 महीने छोड़ दिया, इंटरचेंज कर दिया। 100 लोग को नहीं 2 महीने छोड़ना पहले, 1 मिनट रुकना, ठीक ये कर दिया फॉर नेक्स्ट 15 डेज। अच्छा, बीच में अपन 2 महीने का गैप रखते हैं। अच्छा, क्यों रखते हैं गैप? जैसे वॉश आउट पीरियड, ताकि ड्रग का जो इफेक्ट है वो चला जाए, और अपन को अपना जो प्लेसिबो है उसका इफेक्ट दिखे उन लोगों में। ठीक है, अच्छा, किन पे अप्लाई नहीं होगा, तो ऑब्वियसली जिसमें वो वॉश आउट पीरियड काम नहीं कर पा रहा है उनमें नहीं होगा। किस में नहीं होगा? जैसे कोई ड्रग बहुत ज़्यादा रिटेन रह रही है उस पर्सन में, तो वो 2 महीने में नहीं बाहर आएगी, वॉश आउट नहीं हो पाएगी, तो उसमें नहीं दे सकते अपन। फिर अगर कोई डिसीज़ ऐसी है जो 15 दिन में ही क्योर हो रही हो, तो वो सही हो जाएगा पेशेंट, तो अपन को प्लेसिबो का इफेक्ट नहीं दिखेगा वहाँ पे। तो ऐसे ही ये 2-3 चीज़ें हैं। ड्रग ही मार दे इंसान को, तो ड्रग ही मार दे इंसान को, वाह, लिखा है। हाँ पता है, तो उसमें भी अपन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपने पास क्या है, डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। ये फालतू है रे, हट याद किया मैंने इसका नाम,
नहीं नहीं याद नहीं, यहाँ करना है, ये इम्पोर्टेंट है ये। क्या है यार, ये क्या पढ़े यार, टेबल है इसकी, सुनो। क्या है ये क्या है, ये डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। इंडक्टिव क्वालिटेटिव है, डिडक्टिव क्वांटिटेटिव हाँ है। फिर जैसे अभी जो करे अपन, वो इंडक्टिव, अपन जो करते थे ना फार्मा में, वो इंडक्टिव था कि अपन ऐसा क्यों हो रहा होगा, नीचे से ऊपर जा रहा है कि ये हो रहा है, तो ये क्यों हो रहा होगा उस वजह से। अपन कुछ करते थे फार्मा में। अरे फार्मा में मतलब पढ़ते थे ना, एक ड्रग को पढ़ रहे सपोज। अरे वाह ठीक है यार, इसको तो ये रटना ही है, याद कर लेना डिडक्टिव क्या है, इंडक्टिव क्या है, ठीक है चलेगा। हाँ भाई, नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो ऐसा कुछ है नहीं इसमें, लेकिन ठीक है। हाँ वाह, रेयर और एक्सपेंसिव जो होते हैं रिसर्चेस, उनके अंदर अपन क्या करते हैं कि जैसे अपनी जो केस कंट्रोल स्टडी थी उसको बीच में घुसा देते हैं कोहोर्ट के। कोहोर्ट चल रही है अपने, 100 लोग ले लिए, 10 साल तक कंटिन्यूएशन चल रहा है, 70 को डिसीज हुई, 30 को नहीं हुई, ठीक है। कोहोर्ट चल रही है अपनी, बीच में अपन ने क्या किया, बीच में अपन ने उन्हीं लोगों में से कुछ 4-5 लोग उठा लिए जिनका केस कंट्रोल स्टडी भी अपन ने चालू कर दी। उससे क्या होगा कि अपनी उन्हीं लोगों में उसी पैसों में कोहोर्ट स्टडी भी हो जाएगी और केस कंट्रोल स्टडी भी हो जाएगी। इसको बोलते हैं नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी। इट्स मॉडिफाइड कोहोर्ट। व्हाट इज दिस नेस्टेड केस कंट्रोल स्टडी? कौन है? मॉडिफाइड कोहोर्ट। मतलब बेस क्या है? बेस है कोहोर्ट। हो क्या रही है? कोहोर्ट हो रही है जिसमें अपन ने क्रॉस सेक्शनल बीच में केस कंट्रोल बीच में डाल दिए, ठीक है। सस्ती थोड़ी है, तो महंगी है। तो महंगी तो बोल रहा हूँ मैं, तो बोल रही है। बोला ना उन्हीं पैसों में हो जाएगी। हाँ तो वही। अरे ये पागल है क्या? उन्हीं पैसों में हो जाएगी का मतलब रेयर और एक्सपेंसिव है पहले से, कि उतना पैसा लग रहा है पहले से इतना सारा, तो उसी पैसों में दोनों स्टडी हो जाएंगी। ऐसा ये पागल हो गई है। तेरे को नींद आ रही है क्या? क्या है? वो पीएसएम पढ़ते तो आते हैं। सही है। बायोस्टैट स्टार्ट करूंगी। बायोस्टैट तो बहुत अच्छी है यार, अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है, बहुत तो ज़्यादा सच्ची अच्छी। बात तो ये मतलब उसकी लेक्चर आधे घंटे करी है, तो सच्ची बात तो भी लगी मुझे। नहीं, बायोस्टैट गणित है, गणित। ओके, ज़्यादा लिखना नहीं पड़ता है, ज़्यादा याद करने रटने वाली चीज़ें नहीं। समझने का ही है। समझने का है, ठीक है। वाह, फिर क्या है? सुपीरियरिटी एंड इक्विवेलेंस। क्या है ये? नॉन इन्फीरियरिटी। ड्रग्स अच्छा, से कंपेयर हाँ कर रहे हैं कि हाँ, अच्छी ड्रग्स है, को बुरी कंपेयर है। करना है। इसमें क्या होता है? डेल्टा इफेक्ट देखते हैं अपन कि भाई एक होता है ये ज़ीरो है अपनी, ठीक है। ज़ीरो मतलब नो इफेक्ट। नो इफेक्ट से अपने पास प्लस डेल्टा, अपने पास माइनस डेल्टा। अब प्लस डेल्टा से माइनस डेल्टा की अपनी रेंज है, उस रेंज में उस ड्रग का इफेक्ट आएगा तो ही हम उसे अलाउ करेंगे, ठीक है। सो ये सारी अपन प्लॉट करते हैं सारी ड्रग इसके अंदर। अच्छा, व्हाट इज सुपीरियरिटी? जो प्लस डेल्टा से भी अच्छा इफेक्ट दे रही है तो अच्छा है, तो अच्छी बात है, सुपीरियर ड्रग। माइनस डेल्टा से कम दे रही है तो इन्फीरियर ड्रग है, उसको बैन कर देते हैं या विड्रॉ कर लेते हैं, वो जो भी है। सो ये सुपीरियरिटी और इक्विवेलेंसी ट्रायल्स होते हैं, इसके भी कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ तो यहाँ पे अपना ख़त्म होता है मेटा एनालिसिस। और व्हाट इज दिस मेटा एनालिसिस? ये क्या पढ़ रहे हैं अपन? एडवांस एपिडेमियोलॉजी। वाह स्वाहा। तो एडवांस एपिडेमियोलॉजी के अंदर ऑपरेशंस रिसर्च। अब क्या पढ़ना है? ले रे बस रे, इसको बंद कर, 53 मिनट हो गए, बाप रे भाई। तेरे इसमें स्टोरेज तो है वही मैं सोच रही हूँ, अभी तो है। अरे तो इसको डाल देंगे, ख़त्म करेंगे, हाँ, फिर कर delete। देंगे। पर देखेंगे पहले कैसा गा रहा है। अच्छा ही आ रहा है पूरा, इसमें कुछ बुरा नहीं है। तो अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया हो तो मत समझना। कमेंट करना, ये रिप्लाई करेगा आपको। हट तो समझ नहीं है यार, अरे ऐसे ही मज़े के लिए डाला है, समझना हो तो समझ लेना, समझ में आ जाएगा। वैसे मैरो से पढ़ते हैं हम सब लोग। मैरो में 2 घंटे समझाया था, एक हमने 1 घंटे में समझा दिया। समझ में आया होगा उनको, अपन समझ रहे हैं यहाँ। समझा तुझे, इनको तुझे तुम्हें समझा रहा था ये, हमें थोड़ा समझा रहा था ये, तुम लोग को समझा रहा था ये। ठीक है, तो पढ़ा गया है। अब सब्जेक्ट चेंज करेंगे, हाँ फिर कुछ देखते हैं आगे का होता है तो डालेंगे, बाकी चलते हैं। तो ये फर्स्ट वीडियो होगा क्या? पता नहीं है, चुप रहे डाल देंगे जब आएगा। ठीक है, बाय बाय। क्या 0 पे कर लिया वापस? हाँ, तो गाइस हम आउटरो देना भूल गए थे, तो और हमारे साथ एक एक्स्ट्रा पर्सन भी है। एक्स्ट्रा इसलिए बोला मैंने एक्स्ट्रा। खत्म इसकी आंखें देखो एक बार। अरे यार
मैं ऐसे मुझे खींच सकते हो, इसका मतलब ये तो नहीं खींच लोगे हर बार। ठीक है, आउटरो दिया जाए। अरे यार लाइट नहीं आ रही, थोड़ा पास ला। ला रे, हाथ में दे। वापस से हाँ अब ठीक है, खड़ी हो जाना प्लीज, आउटर दे दे। ए उठ रहे। मैं तो एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। किसने बोला? इसने बोला था एक्स्ट्रा पर्सन। एक्स्ट्रा पैसे दूंगा। अरे यार सो गाइस बनिए रहिए हमारे साथ बने रहे हमारे साथ। इस क्या नाम है चैनल का? केओटिक एमबीबीएस के साथ बनिए रहिए और इस बनिए के साथ बनिए रहिए। आएगी अपकमिंग। मतलब टाइम मिलेगा तो एक डाल कर देंगे, देना। ठीक है, टाइम मिलेगा तो डाल देंगे। बाकी और क्या, नहीं डालेंगे। ग्लोकोमा पढ़ना है, ठीक है ना, याद दिला देना मुझे। द वर्ड डालेंगे। ग्लोकोमा डालेंगे बाद में। नेक्स्ट पीएसएम डालेंगे। ये पीएसएम तो बाद में रहेगा, जो अभी पढ़ी है हट रही। ठीक है, बाय बाय। हे गाइस, तो गाइस अब हमारे साथ ये दो जय इसको इग्नोर करेंगे। तो ये रुक। भाई गिरा मत देना। तो हम इन दो को आपको नए जनों को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो कशिश की भी गाली। ये है कशिश मैनारिया, ठीक है, डॉक्टर नहीं है, बन रही है मतलब। और ये है डॉक्टर मनस्वी चौबीसा, ठीक है ना, तो बात देख लो। और ये अपना प्रिय अब्बास तो है ही सही, और ये दोनों आप जानते ही हो, डॉक्टर ए बोहरा। अरे यार वो भैया ना लास्ट वीडियो में बार बार यही बोलेंगे क्या? तो अरे यार आज है ये ना, चंपक लाल। अभी वीडियो जाएगी। अभी वीडियो जाएगी। देखो भाई अच्छा ये चालू वीडियो में हो जाता है इधर उधर। पॉज हो जाता हाँ वाह यार, देखो इसके टी शर्ट पे देखो क्या है। बना हुआ है। ईशान का एवोल्यूशन। नहीं हमारा ही आगे। ले ईशान का एवोल्यूशन, हुआ नहीं ना अभी तक। वो पुराना ईशान है, मैं नया ईशान हूँ। ऐसे एवोल्यूशन होगा। होना चाहिए, ऐसे हुआ नहीं है। फ्यूचर पे है। कौन सी स्टेज पे कशिश? थर्ड पे ओह एक्सीलेंट, थर्ड ईयर थर्ड स्टेज। तो गाइस ये जो है ना, ये बहुत लेम जोक मारती है, मतलब जब इसका टाइम स्पेंड आ रहा हो ना, तब आप स्किप कर दिया करो। तो आज हमको है ना वो पढ़ना है इम्यूनाइजेशन यार। हाँ। और हम आपको भी पढ़ाएंगे, और बहुत अच्छे से पढ़ना है, और उसको एक बार बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा देना। थोड़ा थोड़ा तो बैठ गया है, लेकिन एक एक उसका डोज साइट ये वो फलाना ठिकाना वो बहुत अच्छे से कर देना है, ठीक है ना। तो वो कर देंगे, बस अभी लेट हो रहा है, पोस्टिंग का टाइम हो गया, ठीक है, बाय। ये अरे बाय थोड़ी है, वो इसके साथ ही डाल देंगे ना। हाँ तो वो आउटरो उसमें देंगे।